अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से पीटीआई का जो सफ़र शुरू हुआ है, इसे अभी और आगे जाना है और इसका इख्तिताम गद्दारी पर होगा। कैसे होगा, ये जिक्र हम तफसील के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज के उन 6 अफसरों और जवानों की शहादत पर हमें इजहार अफसोस करना है और अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला इनकी ख़ताएँ माफ़ फरमाए और इन्हें अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। ये इंसानियत की खिदमत करते हुए और हमारे बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की खिदमत करते हुए दुनिया से गए हैं। अल्लाह ताला इनकी ये खिदमत भी कबूल फरमाए। अब आते हैं फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की तरफ। एक तो ये बात कि जब ये फैसला आया तो पीटीआई के जो नुमाया लीडर्स हैं, फवाद चौधरी हैं, हबीब साहब हैं और बाज़ दीगर लीडर्स, मलाइका बुखारी, इन सब लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भाई मुबारक को कुछ भी साबित नहीं हुआ, बिलावजह शोर मचा हुआ था। ये बात एक बात उनकी तरफ से ये कही गई और कहा गया कि सब कुछ ठीक है और उन्हें मुबारक बातें भी की गई। लेकिन इसके साथ ही पीटीआई के लीडरों की तरफ से और ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये कहा गया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा, ये जो फैसला है, इसको चैलेंज करेंगे। तो अगर कुछ साबित नहीं हुआ, अगर सारी मुबारकबादें थी, तो फिर क्या चीज़ है जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का मंसूबा है? तो ये एक तजाद है। तो आज की जो वीलॉग है, इससे हम इस तजाद को भी वाज़ेह करेंगे। तो ये बुनियादी बात है। इसमें क्राइम क्या हुआ है? इसमें जो सबसे बड़ा कई सतह दर्जा बदर्जा क्राइम है इस जो कुछ साबित हुआ है फॉरेन फंडिंग केस में। मसलन वोटन क्रिकेट क्लब का जो अभी हाल ही में पता चला कि आरिफ नकवी साहब ने एक खतीर रकम भेजी और उसमें एक गैर मुल्की हुक्मरान फैमिली की तरफ से भी उसमें वो डोनर थे और उन्होंने पैसे भिजवाए। उससे क्या, आरिफ नकवी का मफाद क्या था? नंबर 1, आरिफ नकवी को इमरान खान ने अपना इक्तिसादी अमूर का मुशीर बनाया, बदरजा वज़ीर। पैसे देने वाले आदमी को इस तरह से नवाजा गया, एक बात। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बशीर मेमन साहब ने, जो FIA के सरबराह थे, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुझ पर दबाव था इमरान खान का कि के इलेक्ट्रिक इनको देने के सिलसिले में इनके साथ ताउन किया जाए और जितने मामलात इसमें रुकावट है, आप इनको इनिशिएटिव लेकर दूर करें। और क्या दूर करें? जो के इलेक्ट्रिक पर जो वाजबात हैं गैस के, सुई सदर्न गैस के, उन तकरीबन 1 खरब रुपए के वो बकाया जात हैं, उनको भी ऐसा करें कि इस तरह का सूरत हो कि आरिफ नकवी को वो पे ना करने पड़े। एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फंडिंग हो रही है तो जैसे इमरान कहा करते थे कि कोई लंच बगैर कीमत के नहीं होता, उसका कोई मकसद होता है। तो ये जो लंच करा रहे थे आरिफ नकवी साहब इमरान खान को, उसका एक मकसद तो ये था कि इक़्तिदार में भी हिस्सा मिला और उसके साथ उनको माली मफादात भी मिले। के इलेक्ट्रिक का पूरा महकमा जो कराची की बिजली का वाहिद जिम्मेदार है, वो एक शख्स के हवाले कर दिया गया और इस तरह से हवाले किया गया कि खरबों रुपए के वाजबात भी उसको अदा न करने पड़े। और फिर उसी के इलेक्ट्रिक ने कराची का जो हशर किया है, वो हम आप सब जानते हैं। एक पहलू ये है। इसका एक और गैर मामूली पहलू ये है। वो क्या है? इसका ताल्लुक खित्ते की सियासत से भी है और पाकिस्तान की मईशत से भी है। पहले हम खित्ते की मईशत को लेते हैं। खित्ते की मईशत क्या है? बेसिकली पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़े है, ये यानी स्ट्रेटजिक एतबार से बड़ा गैर मामूली खित्ता है। इकबाल ने इसके बारे में कुछ 1.5 सदी पहले ये कह दिया था कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा, और अगर वहाँ अमन नहीं होगा तो पूरा एशिया बेचैन रहेगा। ये हमारे विजनरी शायर ने ये बहुत पहले ये बात कह दी थी। तो अब समझ में ये बात आई कि अफ़गानिस्तान इस सारे मामले का महवर है और उस अफ़गानिस्तान में कदम किसके थे? थोड़ी देर पहले, कुछ अर्सा पहले, अमेरिका के। तो अमेरिका के उसमें कदम थे और अमेरिका के यहाँ आने की वजह से
खित्ते का पूरा बैलेंस जो है वो तबाह हो गया। उससे मकामी मफादात तबाह हो गए, मकामी मईशत तबाह हो गई, ताकत का तवाज़ुन उससे तबाह हो गया। तो उस सिचुएशन से निमटने के लिए खित्ते की ताकतों ने यह फैसला किया था कि हम अपने इत्तेहाद बनाएंगे। ये जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम थी, ये बुनियादी तौर पर खित्ते का एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था, जिसका मकसद तिजारत भी थी, जिसका मकसद सकाफती ताउन भी था, जिसका मकसद मनशियात और दहशत गर्दी का रास्ता रोकने की भी कोशिश थी। तो उसको रोकने के लिए ये गुज़श्ता 10-20 बरस में कोशिश करके ये जरदारी साहब के दौर में इसने ज़ोर पकड़ा, और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ये मामला उरूज पे चला गया। तो इस चीज़ को इस दौर में, इमरान खान के दौर में, बड़ी प्लानिंग के साथ तबाह कर दिया गया। और ये पूरा जो इत्तेहाद था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो बीजिंग से लेकर मॉस्को तक था, जिसमें ये सिल्क रूट के शायरा रेशम के सारे ममालिक आते थे, तहजीबें और ममालिक जिनकी मुश्तरकात हैं, इकट्ठी तहजीबें हैं, इकट्ठा तिजारत है, इकट्ठी सकाफत है, और इकट्ठा मफादात है और सियासत है। इन सियासत के जो एक इत्तेहाद बन रहा था, और इस सिलसिले में जो पेशरफ्त हो गई थी, और बड़ी कीमती और शानदार पेशरफ्त हुई थी, इस पेशरफ्त को इमरान खान के दौर में तबाह कर दिया गया। इसी इत्तेहाद और इसी जो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था, इसका एक शानदार मज़र जो था वो वन बेल्ट वन रोड था, जिसका एक फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक था, जो पाकिस्तान के अंदर से जिसकी सड़कें गुजरनी थी, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की ट्रैफिक को पाकिस्तान का रुख करना था, और उसके नतीजे में हमारी मईशत को बेहतर होना था। और तवक्को ये की जा रही थी कि 2020 के आसपास हम पूरी दुनिया का मरकज़ बन जाएंगे, और उसके नतीजे में न सिर्फ हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी, बल्कि हम खित्ते को भी इस्तेहकाम देने के काबिल होंगे। तो इस साजिश का आगाज़ 2014 में धरने के साथ किया गया, जब चीन के सदर को पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। उसके बाद यानी कि सूरत हाल बढ़ती गई, एक नैरेटिव बनाया गया, चीनी तो इस्लाम के दुश्मन हैं, चीनी तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, चीनी तो मईशत पे, यानी ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक और आ जाएंगे, ये एक नैरेटिव बनाया गया। और इमरान हुकूमत ने आते ही इस पूरे प्रोजेक्ट को बयानात देकर और अपने अमली इक़दामात से तबाह कर दिया। ये क्यों तबाह हो रहा था, आपको अब समझ में आ गई होगी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मुल्क ने, कि एक हुक्मरान ख़ानदान के एक शख्स ने फंडिंग की बहुत बड़ी मिकदार में, जो इमरान खान और उनकी जमात को पहुंची, या आरिफ नकवी बने। तो ये सारे मामलात थे जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान पहुंचाया, खित्ते के मफादात को भी नुकसान पहुंचाया, और पाकिस्तान के खित्ते में दोस्तियों को भी तबाह कर दिया। तो ये वो मामलात हैं जो फॉरेन फंडिंग से शुरू हुए, जो दाखिली सियासत से शुरू हुए, और बढ़ते बढ़ते जिसका ग्राफ बढ़ते बढ़ते गद्दारी तक जा पहुंचा। अभी फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा इलेक्शन कमीशन में तय हुआ है। अब ये अदालत आलिया में रेफरेंस की सूरत में जाएगा। अब उसमें उनकी नाअहली होती है, उसमें उनकी पार्टी बैन होती है, उसमें उनके पार्लियामेंटेरियंस जो है डिस्क्वालीफाई होकर पार्लियामेंट से बाहर हो जाते हैं। ये सब रिलेटिव बातें हैं, ये सब होना है, लेकिन इन दी एंड जाके ये गद्दारी का मुकदमा बनना है। और ये गद्दारी का मुकदमा ऐसा रिकॉर्ड मुकदमा होगा जिसका मवाजना अगर पाकिस्तान में तारीख में किसी वाक़े के साथ किया जा सकता है तो वो सकूत ढाका है। 16 दिसंबर 1971 का वो खौफनाक दिन है जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। तो इसी नोट के साथ आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस दरख्वास्त के साथ कि हकीकी खबरें और उनके तज्ज़िये जानने के लिए किसी रंग आमेज़ी के बगैर आवाज़ा बाई फारूक आदिल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।